बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। आजकल कुछ वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, मैं ख़ुद भी इसका शिकार हूँ। बुखार भी लोगों को हो रहा है और इसके साथ साथ गला ख़राब भी हो रहा है। डेंगू का सीज़न है, अगर आपको मुसलसल बुखार रहता है, आंखों में कमर में दर्द है तो टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि ये डेंगू की अलामात हैं जो कि हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बारिशें हो रही हैं, अपने घरों में पानी मत जमा होने दें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि साफ़ पानी में डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी, हमारे पास खबरें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली खबर, ख़राब मीटर्स के नाम पर भी ज़ायद वसूली, भारी बिजली बिलों पर लेस्को के खिलाफ एहतजाज। टीचिंग अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर ₹1.25 अरब खर्च होंगे। अस्पतालों की इमरजेंसी जदीद तिबी सहूलतों से आरास्ता करने का मंसूबा। जिनसी हरासगी के वाकयात के तदारुक के लिए गवर्नर पंजाब का अहसन इकदाम, सरकारी और निजी जामियात में मुस्तकिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला। और इसके बाद आपको बताएंगे सातिज़ा ना होने के बायस दर्स व तदरीस किस हद तक मुतासिर। सो आज की खबरें आप जान चुके हैं। हर जुबान ज़द-ए-आम एक ही मसला है, बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई। ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट हर रोज़ यहाँ से ही हो रहा है। खैर, जहाँ पर आवाम सताई है वहाँ पर हमारे ये इन हाउस लोग इर्द गिर्द जो कैमरामैन हजरात बैठे हैं, रिपोर्टर्स बैठे हैं, सबके घरों का एक ही मसला है। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब, और इसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल शाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब खासे सीनियर लोग हैं, फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके आगे ये भी बेबस है। अब कैसर खोकर साहब अपनी फील्ड के माहिर हैं, माशाल्लाह से एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं। कैसर खोकर साहब, मसाइल आपके भी आम आवाम वाले हैं, और मसला वही है, लाइट नहीं आ रही, बिजली का बिल बढ़ रहा है, नहीं आ रही, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, रोजाना इतना महंगा पेट्रोल मिलता है, बिजली देखें बिजली महंगी मिलती है, किचन का सामान देखें महंगा मिलता है, अद्वियात देखें महंगी मिलती है। कल मैं बच्चे अपने का अल्ट्रासाउंड कराने गया था, अल्ट्रासाउंड 2000 रुपये का हुआ। अब देखें कि एक बंदे की जिसकी छोटी सी तनख्वाह है, 2000 रुपये में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इतनी महंगी है। और दवाइयाँ देखें इतनी महंगी है, पैम्पर देखें महंगे हैं, बच्चों का जो दूध है पीडियाश्योर वो देखें कितना महंगा है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, और इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है कि आम बंदे का रहना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आम बंदा जाए तो कहाँ जाए? आप अपनी मौजूदा सैलरी में ऑलमोस्ट खोकर साहब ने अपने घर की वो तमाम चीजें बता देंगे जो साहब ने नुमाइंदगी की है बुनियादी तौर पर आम आदमी की ही मिसाइल है, और जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आज 26 है, गालिबन 26 अगस्त है आज, और ठीक 4 दिन बाद जो है वो फिर ये इतलात आ रही हैं कि फ्यूल की कीमतों में फिर एक जो हाइक है वो देखने को मिलेगी, और 10 से 20 रुपए की प्रेडिक्शन जो है वो सामने आ रही है। और उसका सारा जो इम्पैक्ट है, जिन चीज़ों का जिक्र कैसर खोकर साहब ने किया, इन्हें 30 के बाद मज़ीद जो है वो इनकी घबराहट में इजाफा होगा, और इनसे मुराद के आम आदमी की, जिसमें हम भी शामिल हैं ज़ाहिर है, तो उसमें इजाफा होने जा रहा है। और फिर हर जो चीज़ है, जब भी आप ग्रोसरी के लिए स्टोर पर जाएंगे तो आपको हर चीज़ के मुख्तलिफ जो दाम है, बदलते हुए दाम जो है वो नज़र आएंगे। और पहले कभी लिखा होता था एक ही दाम, अब वो ये भी नहीं लिखते कि एक ही दाम, क्योंकि हर रोज़ उसमें जो हर रोज़ कीमतों में तब्दीली जो है वो देखने को मिल रही है। और जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली में हम ये समझ रहे थे कि लेस्को की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, क्योंकि चेयरमैन लेस्को हाफिज़ मियां नुमान की जानिब से हर हल्के में उन्होंने कोशिश की कि जो खुली कचहरी है वो लगाएं और अवामी मसाइल को सुने, लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम, इतने अवाम के क्लोज होने के बावजूद, अवामी मसाइल होने के बावजूद अवाम के मसाइल क्यों नहीं राउत साहब हल हो पा रहे? सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि मुझे लगता है कि यानी बैकअप पे कुछ है ही नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है, मीटर्स नहीं है, इसको सारे को रिवैम्प करने की जरूरत है, और एक नया इसके पैरेलल सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, जो कि जिस इनकी जो, अच्छा ये आप बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन खोकर साहब मुझे ये बता दें, ये जो सरकारी मुलाजिमीन को फ्री की बिजली मिलती है,
जी वापडा के उसको मुलाजिम कम करने की जरूरत नहीं है, ना सिर्फ वापडा मुलाजमीन को। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन को अगर किसी को फ्री मिलती है तो अच्छी बात है, चलो किसी को तो कुछ मिलता है, वो बेचारों का तो चलो रिलीफ मिल रहा है, उनकी तो चलो महंगाई कुछ कम हो रही है, बाकियों के साथ अगर नहीं हो रही तो बाकियों के साथ भी रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन जिसको मिलता है वो तो मिलना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ और मजीद मुलाजमीन को भी मिलना चाहिए फ्री बिजली, और जो दूसरे सरकारी महकमों के मुलाजम है, जिस तरह वापडा को फ्री बिजली मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए, बल्कि हर बंदे को जो है ना एक सब्सिडी हुकूमत को बिजली में देनी चाहिए, ताकि बिजली का 100 यूनिट तक जो बिजली का, जैसे वो हमजा शहबाज के दौर में एक प्रोग्राम तैयार किया गया था कि 100 यूनिट तक जिसकी 200 यूनिट तक, 200 यूनिट और उसको बढ़ाकर 300 यूनिट तक ले जाना था। उसकी बिजली फ्री कर दी जाए, उसको बिजली का बिल ना आए, ये बड़ा अच्छा कदम है ना, ये होना चाहिए। और लोगों को कुछ तो आप देखे करते क्या, महंगाई बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता है, ट्रैफिक के मसाइल इतने ज्यादा, शहर के मसाइल है, आप बच्चों के स्कूलों की फीस का अंदाजा कर लें कि बच्चों की स्कूलों की फीस, आप अस्पतालों में दवाइयों का अंदाजा कर लें। एक फैक्ट्री अगर बंद होती है तो उसमें कमोबेश 100 अफराद यानी 100 खानदान उससे मुतासिर होते हैं, और हमारे यहाँ कम से कम पिछले 5 सालों से मैंने ये नहीं देखा कि कोई नई फैक्ट्री जो नई इंडस्ट्री लगी है खोखर साहब, और उसमें कोई 100 या 200 लोगों को रोजगार मिला है। हमने यही देखा है कि जो इंडस्ट्रीज थी वो फैसलाबाद की हो, गुजरावाला की हो, गुजरात की, सियालकोट की, या मुल्तान या किसी भी और शहर की, तो वहाँ पर हम यही देखते आ रहे हैं कि उनकी बंदिश का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब इस तरह से लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर शहरों में वारदातें नहीं होंगी, तो फिर और क्या होगा? फिर ऑब्वियसली जो लोग बेरोजगार होंगे उनके पास कोई चारा रह नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल उन्होंने की है। अब ताजिर बेचारे जिनकी एक राव साहब दुकान है, बिल इतने आ जाते हैं, अब इतने पैसे नहीं। वो आप ये बात कर रही हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे आपके इल्म में होगा कि मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि आपने बिल जमा नहीं करवाना, और अगर जो मीटर रीडर्स या कोई लेस्को का अमला या मुतलका किसी जिस शहर में भी जो बिजली की तरसीलकार की जो डिस्कोज है उनका अमला अगर आता है तो उनसे अवाम खुद निपटेंगे। ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची में वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, उसके अलावा इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, पंजाब में ये वाक़यात अब बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब बिल जो है वो नहीं देंगे। अब लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने बिल्लात को नजर आतिश किया है, और ये मामला पहले इस तरह नहीं हमने देखा कभी। 65 रुपए का यूनिट हो गया। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर इसमें तो आपका वाकई तौबा तौबा करना पड़ेगा। देखिए, अगर फ्यूल चूंकि जो ये फ्यूल सरचार्ज की मद में पैसे बढ़ते हैं ना, अगर तो ये फ्यूल सरचार्ज चले जी, नेक्स्ट मंथ से मौसम में थोड़ी बेहतरी आएगी तो बिजली की कंजम्पशन कम होगी तो फ्यूल सरचार्जेस ये तो कम हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक टैरिफ में इजाफा किया गया है वो अब 42-43 रुपीज़ पर वो, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 42-47 रुपये बेसिक यूनिट होगा जो कि 18-20 रुपये था, उसमें इतना 100% इजाफा हो चुका है, तो फिर बिजली के बिलों में मुमकिन है कि मौसम की बेहतरी के साथ कोई 25% फर्क पड़ जाए। वो दूसरी तरफ गैस के बिल आपको ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, जान नहीं छूटती। पानी के बिल 300 गुना बढ़ा दिए गए। कल भी हमने ये मामला डिस्कस किया। अभी जिनका 5 मरले के घर का जो बिल आ रहा था 1050 रुपये, वो आ रहा है अब 3000 से जायद। तो अब इजाफा जो करने वाले जो टैरिफ आप बढ़ाएं, लेकिन किसी हद तक बढ़ाएं, यानी अगर 5 मरले के घर को फिक्स 1000 रुपये आ रहा है तो उसका आप 1500 कर दें या 2000 कर दें, यानी उसको 3000, और जिनका ऑलरेडी जो उससे बड़े घर है उनको जिनको 3000 या 4000 आता था उनका बिल उस तरह से 10,000। अब सवाल ये है कि चले बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, आपके मीटर्स डिफेक्टिव कोड लगा के पड़े हैं, वो नहीं। मसला तो ये है कि यहाँ पर सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं है। सो आप प्लान करके आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम की जेबों से पैसे तो निकाल रहे हैं, लेकिन आवाम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम अगली खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है कि सरकारी और निजी जामियात में मुस्तकिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है और जिनसी हरासगी के वाकयात के तदारुक के लिए गवर्नर साहब ने इकदाम उठाया है। साहब, आपकी खबर है, क्यों ये फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं और कितनी जरूरत थी? एग्जैक्टली जो रिसेंटली वाकयात रिपोर्ट हुए हैं खासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब आइंदा इसका तदारुक कैसे करना है और इससे इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ना हो उससे कैसे बचना है, ये गवर्नर पंजाब चूँकि चांसलर्स भी हैं तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के, तो अब तमाम जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मरासला जारी कर दिया है गवर्नर पंजाब ने, और जिसमें ये कहा गया है कि अब इंक्वायरी कमेटीज़ के हवाले से तो ऑलरेडी जो बातचीत है वो चल रही थी, लेकिन इंक्वायरी कमेटी का मैकेनिज़्म जो है वो क्या होगा, कितने रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करनी है, अगर कोई भी शिकायत इस हवाले से आती है, फिर तो कोई फायदा अगर तो कोई भी शिकायत आती है तो फौरी तौर पर उसको एड्रेस करना लाजमी होगा। अब और सबसे बढ़कर इसमें जो एक्ट है, वर्क प्लेस एक्ट जो हरासमेंट से मुतल्लिक है, हरासमेंट से मुतल्लिक एक्ट है 2010, अब उसको अमल दरामद करने के हवाले से भी वाज़ह तौर पर ये गाइडलाइन गवर्नर पंजाब की जानिब से जा चुकी है और इस पर अब कोई कोताही जो है वो नहीं होगी और ज़िम्मेदारों का तयन फौरी करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी और इसके साथ साथ जो भी शिकायत होगी वो 45 रोज़ में निपटाना होगी यूनिवर्सिटी को। और इसी का हिस्सा है, इसी जो लेटर में ये भी तंबीह की गई है कि हैरेसमेंट से मुतल्लिक, ख़ास तौर पर जिनसी हैरेसमेंट से मुतल्लिक जो है वो जो अवेयरनेस कैंपेन है वो असातिज़ा और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के, वो डिपार्टमेंट लेवल पर उसको आगाही फराहम करें तलबा को, ताकि इस तरह के वाक़यात ना रिपोर्ट हो। ना ये गवर्नर के खत से पहले ही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो एनफोर्समेंट हरासमेंट एक्ट है ना उसको इन्फोर्स कर दिया यूनिवर्सिटी में। पहले इन्फोर्स नहीं था, मौजूद था हरासमेंट एक्ट लेकिन लागू नहीं था, उसको इन्फोर्स कर दिया। और जो कमेटियाँ थी हरासमेंट के वाले से वो नॉन फंक्शनल थी, पहले उनको फंक्शनल कर दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने, ये वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर हो चुका है। और जो कमेटियाँ हरासमेंट कमेटियाँ वो उनको पब्लिक कर दिया गया है यूनिवर्सिटियों में, उनको नोटिस बोर्डों पर लगा दिया, अखबारों में लगा दिया, वेबसाइटों पर लगा दिया, सोशल मीडिया पर लगा दिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में लगा दिया और अब कोई भी जाकर शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत पर फौरी तौर पर एक्शन होगा। ऑलरेडी ये काम हो चुका है, गवर्नर ने खत बड़ी देर से लिखा है, चलो दे रहा है। और इसमें अगर कोई शिकायत, जो सबसे बढ़कर खोकर साहब, हर कोई शिकायत नहीं कर सकता हरासगी से मुतालिक, अगर कोई इसको मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ भी वही तादीबी कार्रवाई होगी। कोई तरीकेकार है इसका अगर कोई शिकायत दर्ज कराए? ऑब्वियसली जब फैकल्टी मेंबर्स पर मुश्तमिल एक फोकल पर्सन होगा, एक इंक्वायरी कमेटी होगी, इंक्वायरी कमेटी को कोई भी स्टूडेंट जो है वो ख्वाह वो तलबा तालिब इल्म है या तालिबात है, उनमें से कोई भी जो है वो अगर किसी को ये इशू आता है तो वो फौरी तौर पर दरख्वास्त देगा, जिसका जो फोकल पर्सन ही खातून को बनाया गया ताकि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और शिकायत को। और जो शिकायत ख़ास तौर पर अगर कोई गलत शिकायत इंक्वायरी के बाद वो शिकायत उसकी जो है वो नहीं साबित होती तो उसके बाद उसके खिलाफ भी वही तादीबी कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे मिसयूज तो ज्यादा लोग करते हैं। मिसयूज नहीं, इसको ये है गवर्नर साहब का खास तौर पर जो उन्होंने तंबीह किया है कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सही। अब अगली खबर की तरफ हमने आना है और अगली खबर हमारे पास है जी, प्राइमरी स्कूलों में 70,000 असातिज़ा की किल्लत है। असातिज़ा ना होने से तदरीस का निज़ाम मुतासर हो रहा है जी। सो असातिज़ा की किल्लत है, क्या बिल्कुल इस हवाले से ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो पहले प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई है। कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो भी जिसके पास भी थोड़े से भी फीस देने के पैसे हैं बच्चों के, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन दिलाता, सरकारी स्कूलों में नहीं दिलाता। और सरकारी स्कूलों की ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि वहाँ पर टीचर ही नहीं है और 70,000 टीचर का मैं हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे और इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके ये 70,000 सीटें जो है पूरी की जाए ताकि टीचर की अगली फुर्सत में ये हो और ये फौरी तौर पर हो और इस पर ताकि बच्चों का स्कूलों का जो एजुकेशन का हर्ज ना हो। अब देखिए स्कूल, सरकारी स्कूलों में बच्चा कौन दाखिल कराता है? एक मजदूर, एक छोटा सा वर्कर, एक ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का मुलाजिम, जब बाकी तो सारे मुलाजिम जो है अपनी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराते हैं और सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को भी एजुकेशन ना मिले तो कितने अफसोस की बात है। ये फौरी तौर पर मसला हल होना चाहिए। देखिए इशू ये है कि हमारे यहाँ चूंकि बदकिस्मती से प्रायोरिटी नहीं है तालीम, ये पिछले 15 साल से हमने देखा है। इसमें जो मुस्लिम लीग नून की 10 साल सूबे में हुकूमत थी और 5 साल ये जो आखिरी गए हैं, तो बदकिस्मती से एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। अब
हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तालीम के ऊपर जो है वो फोकस होगा, और तालीम के हवाले से अब ये तालीम से जुड़ी ही लेकिन जितनी एक खबर है, बदनज़मी का ये चीजें शिकार है, एकदम 50% आपका 50% तलबा, 50% से ज्यादा तलबा हैं जो फेल हुए हैं 9th में। ऐसे ही है। यहीं बैठे हम रिजल्ट अनाउंसमेंट जो थी वो हम सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, और ये अगर कहीं और पे होता तो स्कूल, सरकारी स्कूलों को शोकाज नोटिस दिए जाते, और याद है ना किस तरह से एग्जैक्टली स्कूलों से पूछा जाता जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो किस मर्ज की दवा है, वो अगर देखिए अथॉरिटीज बनाने का ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि मुकामी सतह पर तमाम जो सरकारी दरसगाहें हैं वहाँ पर जो इंतज़ाम इंसराम है या वहाँ पर अगर किल्लत है असातिज़ा की उसको दूर किया जाए, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के हवाले से जो फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाए। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो जो यकसा तालीम के निसाब के नारे लगाए जाते थे नहीं है। मैं गाजियाबाद में कमिश्नर साहब के साथ एक गया सख्त गर्मी में, जब गर्मी शुरू हुई तो वहां पर मैंने देखा कि पंखे तक नहीं हैं, पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, और हमारे यहाँ हमने एजुकेशन के लेवल को क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, ही नहीं देंगे, बिल्कुल आपने छतें खराब हैं आपके, हमारे लाहौर का बुरा हाल है, लाहौर के कुछ 30% इमारतें ऐसी हैं स्कूलों की जो कि खस्ता हाल है, जो मखदूश करार दी जा चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने के पीने का साफ पानी तो आप स्कूलों में सही तरह से पहुंचा नहीं सके। हम बात कर रहे हैं असातिज़ा की जो किल्लत है उसको दूर करने की, तो इस हवाले से खोखर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि फौरी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ये पहली फुर्सत में काम करने वाला काम है। अंडरपासिस, फ्लाई ओवर्स, ये इसको सेकंड प्रायोरिटी पे करें, ये असातिज़ा की किल्लत पूरी करें। सरकारी स्कूल्स का जो काम है वो करने वाला है तालीम और सेहत, जिस पर अवाम टैक्स देती है, जिस पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च होने चाहिए। साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग सरकारी स्कूलों से ना लोगों का ट्रस्ट उठ चुका है, अब बेहतरी हो भी जाए तो कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजता। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो किसी स्कूल में जाने का तो आपको तादाद देख के अंदाजा होगा। मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, जाफरिया कॉलोनी में स्कूल था, एक स्टोरी की, वहां पे 750 बच्चे और असातिज़ा कितने, 7। अब अंदाजा करें फिर वहां पर स्टूडेंट्स ने फेल ही होना है। उस वक्त हमने ये स्टोरी की, इस पे पूरा प्रोग्राम भी किया कि इतनी इस कदर वहां पर। अब मुझे बताएं कि क्या किस तरह मुमकिन है एक टीचर के लिए जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो 16 से 22 स्टूडेंट से ज्यादा होने नहीं चाहिए, और 100 स्टूडेंट नहीं, तो फिर राव साहब रिजल्ट ऐसा आएगा तो फिर असातिज़ा जिम्मेदार नहीं है। ऑब्वियसली फिर ये इसी तरह का ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये शहबाज शरीफ के दौर में 45,000 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए थे। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है टीचर्स के हवाले से वो है भी बहुत ज़्यादा, उस पर अगर तो फौरी तौर पे इकदाम को यकीनी बनाया जाए, या इलेक्शन कमीशन की अगर कोई कदगन भी है तो उनको समझाया जाए। आगे नया साल शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है। अब सितंबर में नया साल शुरू होगा, और छुट्टियां खत्म भी हो चुकी हैं, स्कूल्स जा रहे हैं बच्चे। अब अगर 70,000 किल्लत होगी सरकारी स्कूलों में तो इसको अगर आप रिवीजन तो वो जो अभी 9th का रिजल्ट आया आने वाले टाइम में इससे भी बदतर आएगा। हर जिले में इसका मतलब है कि तकरीबन 4,500 असातिज़ा की किल्लत है हर जिले में। ये तरजीहात है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अगर आप तालीम के निजाम में बेहतरी करें तो फिर मुमकिन नहीं है, 50% भी बेहतर नहीं हो सकता ये मुमकिन। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सियासी जमातों का इस वक्त क्या मसरूफियात चल रही हैं। नून लीग के बड़ों का इजलास हुआ, नवाज शरीफ की अक्टूबर में वतन वापसी का फैसला हुआ है। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मियां नवाज शरीफ की तमाम अजला में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं राव साहब? इलेक्शन की तैयारियां तो ऑब्वियसली सारी जमातें कर रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी बैठक थी जो मुतवक्का थी और हुई भी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौजूद थे। और इस बैठक में ख़ास तौर पर हमें तो ये बताया जा रहा था ज़राए की जानिब से, और बल्कि ख़बरें भी बहुत ज़्यादा आई कि 15 सितंबर के बाद 15 से 22 सितंबर के दरमियान जो है वो किसी भी वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान जो है वो मुतवक्का है और वो आएंगे। लेकिन कल की मीटिंग से कबल एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला किया गया और मौखर किया गया इसको। और चूँकि इलेक्शन
बील तवा का शिकार हैं और इलेक्शन ऑब्वियसली 12 या 13 दिसंबर तक तो इलेक्शन का शेड्यूल उसके बाद ही आना, उससे पहले तो आना नहीं है। तो इसीलिए अब ये कल जो बैठक हुई है, कल भी तवील इस पर मशावरत की गई है और ज़राए ये बता रहे हैं कि अब बल्कि ज़राए से बढ़कर मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर में वापसी का ऐलान शहबाज शरीफ ने कल वहाँ पर एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया है। अब मुस्लिम लीग नून को भी ये पता है कि अगर नवाज शरीफ की वापसी नहीं होती, नवाज शरीफ लीड नहीं करते जो इंतखाबी मुहिम होगी, तो फिर मुश्किल होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन भले ही जो उनके काउंटर पार्ट है पीटीआई बिल्कुल वो दीवार से लगती चली जा रही है और उसको मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसके बावजूद जो अवामी रद्द अमल है उसमें अभी तक जो पजीराई है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून का क्लेम अपनी जगह पे कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, 16 माह में जिस तरह की गवर्नेंस रही, लेकिन लोग अपने बिजली के बिलों को लेकर खड़े हैं घरों के बाहर। लोग महंगाई के हवाले से बात करते हैं, लोग हर तरह, हालांकि जो जिम्मेदारी है बड़ी कोशिश की जाती है मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीडीएम की क़यादत, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से लोगों को आगाही देने की बड़ी कोशिश ये की जाती है कि महंगाई के असल जिम्मेदार कौन हैं, और इसका बार बार तज़किरा भी किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती हैं और अपने कारनामे भी गिनवाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ। अब नैरेटिव की जंग होगी। नैरेटिव क्या होगा, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो कैप्टन सफदर साहब उस पर कमेंट कर चुके हैं कि वो पिट चुका है, और अब क्या बयानिया होगा ये नवाज शरीफ की लैंड करने पर ही अब नया जो बयानिया वो सामने आएगा। किस तरह का इलेक्शन होगा, किस तरह की नवाज शरीफ की वापसी होगी कि एक पार्टी का जो सरबराह है जिसके पास अवामी मैंडेट भी था उसको जेल में डाल दिया गया है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि उसके साथ किस अवामी मैंडेट की बात, वो जो कि उसके साथ जो ट्रायल कोर्ट है उसने सही तरह फैसला नहीं किया, अब उसको जेल में डाला हुआ है। दूसरा लीडर मुल्क से बाहर से वापस आ रहा है। ये इलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन होगी, ये किस तरह का, कौन सा वोट डालने जाएगा? महंगाई इतनी ज्यादा नून लीग ने दी है, नून लीग ने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी है। अब किस मुंह से नून लीग वोट जाकर मांगेगी और किस मुंह से जाकर इलेक्शन होंगे? अब कोई भी अवाम में वो, मैं तो वोट नहीं डालने जाऊंगा। अब बहुत सारे लोग आप इतनी ज्यादा महंगाई है, मैं वोट नहीं डालूंगा। आप इसका मतलब ख्यानत करेंगे? बिल्कुल वोट नहीं डालूंगा, ये कोई तरीका? अच्छा, ये खोखर साहब नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को। आपको वो कहते हैं हर सियासी जमात पे हमने ट्रस्ट है। आपको मसाइल को समझना है। अब हम ये समझते थे कि जिस तरह से एक टेन्योर आया, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, हम ये समझ रहे थे कि ये तसलसल नहीं होगा बल्कि कोई जो बेहतर गवर्नेंस देखने को मिलेगी, जो हम तनकीद भी करते रहे, यानी फ्यूल की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी के बात करें या महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन का जो शरह है उसकी बात करें, और डॉलर की बात करें, गोल्ड की बात करें या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, ये तो आम आवाम के ये सारी चीज़ें जो है वो तवक्का ये थी कि शहबाज शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको नीचे लाएगी और मजीद कम होगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। साहब, आप किसी सियासी जमात पे एतबार करके तो देखें। किस पर करें एतबार? महंगाई की इतनी ज्यादा, पहले पीटीए ने इतना ज्यादा महंगाई की, अब नून लीग ने हद ही कर दिया। अब किस पर जाए? अब देखे नून लीग जो है ना वो नवाज शरीफ को वापस ला रही है, दूसरा लीडर पीटीए के चेयरमैन जो है ना जेल में बंद किया हुआ है, और इस तरह ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये इलेक्शन हो रहा है, सियासी कल्चर को बदलने की जरूरत है। उसमें ऐसे होता है, सियासी कल्चर को बदलने की जरूरत है। मेरा ख्याल है तजर्बात से मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। सियासी कल्चर बदलेगा अगर वोट डालने वाले खोखर साहब जैसा विजन रखेंगे कि अब अंदाजा लगाएंगे पढ़े लिखे लोग अगर वोट नहीं डालने जाएंगे खोखर साहब जैसे, और ऐलान कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड, ये ऐलान कर रहे हैं कि वोट तो डाले ना भाई, शहबाज शरीफ ने गलत किया है उसके खिलाफ वोट डालें, एतबार करें। सियासी जमात इस्लामी को वोट डाल के देख लें, आपने टीएलपी को वोट, जिसको आपका दिल चाहे वोट डालें। आप समझते हैं ना कि शहबाज शरीफ ने गवर्नेंस ठीक नहीं की, महंगाई के जिम्मेदार है, आप ना वोट डालें। ये कहना
कि वोट ना डालें तो ये तो फिर खोखर साहब मुझे वाइंड अप करना है, दिल बर्दाश्त है आप जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ जी। जो आवाम को महंगाई दी गई है, एक आम बंदे का रहना जो है मुश्किल हो गया, आम बंदे का रोटी खाना मुश्किल हो गया। एक मजदूर जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है या 200 रुपया या 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, तो उसकी बेचारे की रोटी, अपनी रोटी जो है ना वो खाता जो है ना 300 रुपए की रोटी दिहाड़ी की खा जाता है, तो बाकी उसके बच्चों के लिए पैसे, उसका बिजली का बिल, उसका पेट्रोल का बिल, उसकी दवाइयों का बिल, उसके बच्चों की एजुकेशन, उसका मकान का किराया, वो कहाँ से बेचारा। लेकिन खोखर साहब जिम्मेदार कौन है इस सारी सूरत हाल का? अगर आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो फिर उनको आप अगर ब्रेक करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भुगतने हैं। वो उसको तो नहीं भुगतने जिसने सारी जिंदगी अपने पल्ले से गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया। सही कह रहे हैं। उसको क्या पता, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं उसको क्या पता, उसने ना उसका किचन में कभी उसने ग्रोसरी की खरीदारी नहीं की जिंदगी में, ऐसे ही है। उसको गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल मिला है जिंदगी में, और आप कह रहे हैं कि वो बेहतर है। किस तरह मुमकिन है? आपने एग्रीमेंट्स किया IMF के साथ, बुनियादी तौर पर आपका जो मुल्क में सारी खराबी हुई, महंगाई की जो लहर दर लहर आई, डॉलर की जो शॉर्टेज या डॉलर की कीमत का बढ़ना, ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क में महंगाई आई है। और इस बयानिए को अब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में किस तरह भेजती है, ये आने वाले वक्त में फैसला होगा। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुस्लिम लीग के पास और कोई चारा नहीं है, इम्पैक्ट ही नहीं आएगा वो। और है नहीं जो मर्जी आप कर अगर लें। नवाज शरीफ वापस आ जाएगा तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या लोगों को सुकून मिल कोई जाएगा? वादे वही- क्या बिजली कोई- सस्ती हो कोई वादे जाएगी? वही तो क्या होंगे ना। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? नवाज शरीफ अगर करेगा क्या? करेगा। वो कोई मजीद जादू की छड़ी नहीं है। नून इत्तेफाक लीग करता हूं वापस मैं आएगी, इस बात और पहले अगर PTA ने किकबैक की गड़बड़ की है, फिर नून लीग गड़बड़ शुरू कर देगी। अवाम को क्या मिलेगा? मुझे देखिए, अवाम का बताएं। तसलसल कि चाहिए। एक आम बंदे की बात करें मेरे साथ, एक आम बंदे को क्या मिलेगा? मुझे क्या इंटरेस्ट नवाज शरीफ वापस आएगा? लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो आपके मुल्क को फायदा होता है। मुझे क्या बताए ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये जो दुहाई खोखर साहब की है, ये वाकई आम बंदे की दुहाई है कि वापस कोई भी आए कोई भी जाए, आम आदमी की जिंदगी बदलनी चाहिए, और वो इस टाइम वक्त की अहम जरूरत है। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी। आज हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर ऑफ पंजाब हैं, राइटर हैं। स्पेसिफिकली आज हम उनकी बुक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। आया क्या ख्याल आया, उन्होंने ये किताब लिखी, इस किताब में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और इसी किताब से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ जी। राय मंजूर नासिर साहब एक क्विज प्रोग्राम कराने चाह रहे हैं, सो उसमें अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा, ये हमारे मेहमान हमें बताएंगे। सो चलते हैं जी राय मंजूर नासिर साहब की तरफ, उन्हें अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने किताब लिखी, बेसिकली आइडिया क्या था? बुक्स तो बहुत सारी हैं, Exactly. सो इस बुक में डिफरेंट क्या है? आइडिया बेसिकली ये था जी कि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपकी वालिदा साहबा ने PhD किया हो और आपके वालिद साहब भी PhD हों, तो हम आपसे ये तवक्को ज़रूर करेंगे कि कम से कम आपने MA तो किया होगा और आपकी आदात, अतवार, अखलाक, आपका कैरेक्टर लोगों से बेहतर होगा, क्योंकि आप 2 PhDs की। अच्छा, इसको आप ले जाएं कि हम उम्मत किन की हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके साथ कोई चीज़ तो हमारी मैच होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही मैंने 2-1 दिन पहले कहीं पे बात की, मैंने कहा बुराइयों की आप एक लिस्ट बनाएं, झूठ, फ्रॉड, रियाकारी, दगा, रिश्वत, सिफारिश, सारी उस सारी की सारी बुराइयां आपको एक दफ्तर या एक बाजार या एक मोहल्ले में मिल जाएंगी। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी मुआशरे की, किसी मुल्क की इस तरह से मॉरल इंसॉल्वेंसी या अखलाकी दिवालियापन नहीं हुआ जैसे हमारा हो गया। अच्छा, आप देख लेना जी, मतलब आप किसी बंदे को कहें ये कुरान पाक है रख ले, मैंने नमाज पढ़नी है, वो नहीं रखेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर हमने अब जैसे ये 50 लाख के नाम मैं उस तरफ आता हूँ, लोग कहते हैं जी ये कोई चक्कर तो नहीं है। मैंने कहा भाई, किताब आपको फ्री में भेज रहे हैं, PDF फ्री है, इसका दाखिला फीस कोई नहीं है, आपकी एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन फिर भी शक है। उसकी रीज़न ये है कि मुआशरे में इस कदर लोगों के साथ झूठ, फ्रॉड, दगा हो चुका है कि मतलब भाई को भाई पे एतबार नहीं। हम 20 साल पहले इस तसव्वुर ये नहीं कर सकते थे कि कोई बेटा माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात कर सकता है। आए रोज़ की खबरें हैं कि जी माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को। अच्छा, ये तो पार्ट ए है, और ये हम सबको पता है कि हमारी अखलाकी हालत या किरदार क्या है। अब मेरा ये था कि इसको ठीक करने का तरीका क्या है। गवर्नमेंट तो बड़ा कुछ कर सकती है, उनके पास मीडिया है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिलेबस है,
मैंने कहा इनफरादी सतह पे ये है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं एक वाशिंग मशीन समझता हूँ कि अगर मुसलमान इसमें दाखिल हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसको धुलाई ना हो। सही। और ये फिर उसके लिए मैंने किताब लिखी, और किताब का पर्पज़ भी बेसिकली ये था कि आसान हो, सादा हो, वरना मैं किताब को रिकमेंड कर देता। बाज़ किताबें 7 जिल्दों की हैं, वो याद नहीं होती। और फिर इस पर हमने ये 50 लाख का इंसेंटिव रखा कि कुछ कंपटीशन होगा और जीतने वालों को 50 लाख की इनामात देंगे। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, अब इसमें आपने कहा जीतने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। अब लोगों के लिए अट्रैक्शन तो है इसमें, अब लोग इसके लिए क्या बुक खरीदें, किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है? बड़ा कोर क्वेश्चन है जी। उसमें यह है कि हमारा एक नंबर है, हमने एक किताब की बैक पे भी दिया हुआ है 0344। यानी किताब सबसे पहले आपको खरीदनी है? नहीं, वो मैं खरीदने की जरूरत नहीं है। उसमें यह है कि PDF अवेलेबल है, वो फ्री है। PDF जिसको चाहिए, इस नंबर पे जस्ट एक मैसेज आ जाए तो उसका पहला मैसेज ये जाता है कि PDF आपको चाहिए तो ये ले। अच्छा, अब तकरीबन कोई 1000 में से एक शख्स उसके बाद कहता है कि नहीं जी मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, वो भी हमारा सिस्टम है कि हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कराते हैं, लेकिन वो ऑन पेमेंट कराते हैं। अब ये वाली किताब जो आपके सामने, इसकी प्राइस सिर्फ 700 रुपये है। ठीक है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि 700 में मुझे कुछ छपाई भी करा के बता दे, ऐसे ही है। लेकिन हम PDF फ्री दे रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि वो नंबर जो मैं अर्ज कर रहा था 0344 11 822 11, आसान सा नंबर है 0344 11 822 11। ठीक है। उस पर हमें जस्ट मैसेज भेज दें, PDF किताब फ्री मिल गई, दाखिला फॉर्म फ्री मिल गया। दाखिला फॉर्म भी हमने लिखा है कि आप प्रिंट करा लें, कंप्यूटर से फिल कर लें। आखिरी नहीं कर सकते, आप हाथ से लिख के अपने मोबाइल से फोटो बना के हमें भेज दें, ताकि आपका एक टेडी पैसे का खर्चा न हो और हर मुसलमान इसमें हिस्सा ले सकता है। बस इसमें फिर बच्चे बड़े सब लोग, नौजवान, बिल्कुल जी, बुजुर्ग, इसमें आपने जरूर हिस्सा लेना है। इसमें जो कंपटीशनर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि देखें आप कंपटीशन अपना शो करें, या आप ऐलान करें मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आपको। और इसमें मैंने इतना मटेरियल लिखा है कि आप 3-4 हफ्ते में आसानी से याद कर। एक होता है ना कि आप बिल्कुल बम्बार्डमेंट कर दें फैक्ट्स एंड फिगर्स की, वो नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा, हर टॉपिक के बाद में लिखा है कि इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, उसके लेसन्स निकाल के नक्शे नए बना के आजकल के लिहाज से। यानी वंस यू स्टार्ट रीडिंग, इंशाल्लाह ताला आप इसको 3-4 दिन में पढ़ जाएंगे। जब भी आप कोई किताब लिखते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है जी बिल्कुल। इस किताब लिखने के पीछे मकसद क्या था, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है? बुक्स तो मार्केट में सीरत नबवी में बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो अगर हम जाएं और इंतखाब करें इस बुक का, तो इसमें मुझे बता दीजिएगा अट्रैक्शन क्या? मकसद मैंने कहा कि यह है कैरेक्टर बिल्डिंग, छोटे से लेकर बड़े तक की। देखिए ना, हमारा जब किरदार बेहतर होगा ना, इस्लाम किरदार से फैला है, अल्फाज से नहीं फैला। ना लाउड स्पीकर थे, ना उस वक्त गाड़ियाँ थी, ना बिजली थी, ना मोबाइल फ़ोन थे। अब ये सारे ज़राए, देखिए लोग जब मेरा बंदा, मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी नहीं पढ़ी, मेरी दुकान है फॉर एग्जांपल, या मैं दफ्तर, मेरा सरकारी ऑफिस है, उस शख्स ने मेरे साथ इंटरेक्शन देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, मसला हल कर रहा हूँ, मैं रिश्वत नहीं ले रहा, मैं उसको बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, तो वो मेरी बाकी बात भी मान लेगा, वो मेरे कहने पे सारे काम कर लेगा। तो इस्लाम बेसिकली कैरेक्टर का नाम है, और ये कैरेक्टर के लिए टॉपिक्स है इसके अंदर। बिल्कुल जी, इसमें 61 टॉपिक हैं सीरत नबी यानी हजूर सल्लम की ज़िंदगी मुबारक, और 99 इसमें मैंने टॉपिक दिए हैं ये जो सच झूठ, ग़ीबत, रियाकारी, हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, जिनसे रोज़ हमें वास्ता पड़ता है। और 61 मैंने लिखे हैं टॉपिक सीरत पे हजूर सल्लम की उम्र, क्योंकि 61 साल थी, लोग कहते हैं 63 साल थी। मैंने कहा दोनों बातें ठीक है। हमने किताब के अंदर लिखा है कि आका करीम की उम्र थी 22,330 दिन, और लीप का साल डाल के जब गिनते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर में 61 ईयर्स और 50 डेज बनते हैं, और इस्लामी कैलेंडर में 63 है। तो हमें दोनों बातें आनी चाहिए। इसमें आपको ना बहुत सारी मालूमात मिलेगी, और क्लैरिटी के साथ, जैसे लेक्चर होता है ना, यानी एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा आपको कि आपको कहीं पूछने के लिए जाना पड़े। सही। बुक में बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए भी अट्रैक्ट करती हैं कि आसान अल्फाज और कम अल्फाज में आप अच्छी तरह से बात को समझा रहे हो। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया कि अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं या काम एज के अफराद या बूढ़े एज के अफराद, तो उनको आसानी हो चीज़ों को समझ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए जो मुश्किल अल्फाज है ना, उसका फ़ायदा कोई नहीं हमारा। अच्छा, हमारे साथ खैर नफ्सियाती मिसाइल हैं 40-50 पूरे कौम के साथ, लेकिन एक मैं आपको क्विकली बताता हूँ। आज मुझे काम का, मैं आपको कहूँगा जी मैं पूरी कोशिश करूँगा ये काम हो जाए। अब मैंने लिखनी है ये बात, तो मैं ये लफ्ज़ नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा मैं कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूँगा। तो बंदा सोचता है ये जो आम पढ़ा लिखा बेचारा 4-5 जमाते, यार ये दकीका क्या बुलाए, कोई शहर है, कोई बंदा है, कोई फ्रूट है, तो आप सीधा लिख दें कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी किताब की एक लैंग्वेज होती है, मैंने कहा जी वो लैंग्वेज बना के आपने क्या हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही। इस प्रोजेक्ट के लिए इवन कि आप ये देखें कि हम कोई डोनेशन नहीं ले रहे, कोई हमारा अकाउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों ने बड़ा कहा जी हमने डोनेट करना है। मैंने कहा देखिए मेरा शौक है, मेरा इनिशिएटिव है कि लोग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, तो पहले मैं अपने वसाइल इस्तेमाल करूँ ना जी, उसके बाद इंशाल्लाह जब बारी आएगी लोग करेंगे। किताब का आइडिया क्यों आपके ज़हन में आया? सोशल मीडिया का दौर है,
लोग मोबाइल, इंटरनेट और इस चीज़ पर लोगों का ज़्यादा अब तवज्जो है। किताब से कहीं ना कहीं दूरी आ रही है। जो पहले हम जिस तरह से अगर रात को नींद नहीं आ रही तो किताब पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस रहती थी। अगर घर में फारिग टाइम है तो किताब पढ़ी जा रही है। अब वो वाली प्रैक्टिस बदल गई है सोशल मीडिया की तरफ। सो फिर आपने किताब की सिलेक्शन क्यों की? देखें ना, आप सूरत बकरा शुरू करें, ज़ालिकल किताब। अल्लाह ने कहा कि ये किताब है। अल्लाह को नहीं पता था 1400 साल पहले इंटरनेट आ जाता। अच्छा, किताब का नंबर एक तो कोई नेमल बदल नहीं है। दूसरा ये है कि जो आपने कहा वो एक टूल्स हैं और बड़े इफेक्टिव टूल्स हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको सोशल मीडिया पे भी लेके जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स की फॉर्म में हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। वो पहले हमने मोनेटाइज किया, फिर किसी ने हमें कहा जिसकी कमाई शायद जायज़ नहीं है, हमने कहा चलें शक वाली बात है, उसको हमने डीमोनेटाइज कर दिया। अच्छा, उससे हमें कोई पैसे नहीं आएंगे, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो आज का प्रोग्राम है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन अब ये करोड़ों लोगों तक आपकी वसातत से ये मैसेज इंशाल्लाह पहुंचेगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। देखिए 100 लोगों को हम प्राइज़ दे रहे हैं। ठीक है, 100 में तो बंदा आ ही जाता है। हाँ बिल्कुल आ ही जाता है। अच्छा, कोई लिमिट भी है कि इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि ये ओपन मुकाबला? कोई लिमिट नहीं। फर्स्ट अगर 100 लोगों को मिलना है प्राइस तो कोई लिमिट रखी होगी कि 5000 लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा डाल सकते हैं कि सभी लोग? ये क्योंकि अक्टूबर में हम फर्स्ट करवा रहे हैं, अक्टूबर तक मेरे ख्याल एक वैसी एक साइजेबल हमारे पास 5-7 हज़ार 10 हज़ार। अच्छा, लोग हमें एडमिशन बहुत भेज रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि लंदन से मुझे ब्रेडफोर्ड से कल 2-3 लोगों ने भेजा है, लेकिन ज़ाहिर उनका आना मुश्किल है। गिलगित से आ रहे हैं, क्वेटा से आ रहे हैं, कराची से, लेकिन अल्टीमेटली लाहौर उसके गिरदो नवा के लोग या फिर चंद लोग हैं ना वहाँ से जो दूर से आ सकेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि कोई 5-1 हज़ार तकरीबन इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट लेंगे, सर्टिंग करके फिर बाकियों का क्विज कराएंगे। अच्छा जी, मुझे ये बता दें मज़ीद तशहीर कैसे की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम तो यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ पर जिनको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे मुताल्लिक? जी, बस वो जो नंबर मैंने अर्ज़ किया ना 034411882211, उस पर जस्ट एक मैसेज करें, बाकी सारी डिटेल उनको देते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मसाजिद भी हम जाकर उलमाए किराम से हमने कहा जी कि ये सीरत नबी का तारुफ भी कराएं, और उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि ये पहला मतलब प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जब से आया है 14 साल में कि ये पाकिस्तान को अल्लाह ने आज़ाज़ दिया है। ज़ाहिर मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान को अल्लाह ने आज़ाज़ दिया कि हम किसी से चंदा नहीं ले रहे, हम अपनी जेब से कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, कुछ मेरी वालदा साहब को अल्लाह जन्नत में जगह था फरमान का जेवर था, हमने वो सेल किया है, और 80 लाख रुपए हमने बिल्कुल अलग कर लिए। यानी 50 तो देना ही देना है, हमें अल्लाह तौफीक दे हम इससे ज्यादा, और आगे चल के इंशाल्लाह हमने 1 करोड़ रुपए करना है। कौन बनेगा करोड़पति? किताब पढ़े और करोड़पति बने। सही मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये है जी कि देखिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने इसमें काफ़ी ना ब्लेंड करके चीज़ें डाली हैं। मतलब आपको कुरान हदीस का जो निचोड़ है ना सारा, हजूर अकरम सल्लम की ज़िंदगी और बाकी जो ट्रांजैक्शन मैंने कहा डेली हमें वास्ता पड़ता है। ये किताब बस आप PDF फॉर्म में लें, इसको पढ़ें और इसका मुकाबला करें। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ है। और सीरत पे हम अमल करेंगे ना। आप मेरा आज का ये डेट याद कर लें, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर इस मुआशरे में आपको एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो सबसे पहले चेंज आपके अंदर अपने अंदर आना ज़रूरी है, फिर आप वो दूसरों में चेंज देख सकेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत हो, बड़ा घर है, छोटा घर है, उसको अच्छी तरह से मैनेज करना और उसको हर चीज़ को उसकी जगह पे प्रॉपर तरीके से रखना। कुछ ऐसी गाइडलाइन हम आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि आपका घर कुशादा भी लगे, खूबसूरत भी लगे। बहुत ज़्यादा महंगे डेकोरेशन पीस या बहुत ज़्यादा महंगे कर्टन्स वगैरह से आपका घर खूबसूरत नहीं हो सकता। कुछ आइडियाज़ आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे कि आपका अगर घर छोटा भी है तो खूबसूरत कैसे लगेगा, रोशन कैसे लगेगा, कुशादा कैसे लगेगा, उसमें कौन से ऐसे कलर्स ऐड किए जाएं, कौन से सिटिंग एरिया को किस तरह से आप मैनेज करें तो आपका घर बहुत खूबसूरत लग सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनर उमर नबी साहब ने हमें ज्वाइन किया, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया का दौर है, लोग चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम अपने घर में, ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। उन ऑप्शंस को वो होते हुए भी लोग चाहते हैं कुछ ऐसा हो जो पहले कभी किसी के पास ना हो। सो मुझे ये बताएं, सब ये जो डिफरेंट करना चाह रहे हैं, ऐसे में आपका कंफर्ट जोन मैटर करता है, आपकी पसंद मैटर करती है। सो आपने अपने सिटिंग एरिया को, आपने अपने कंफर्ट जोन को किस तरह से मैनेज करना होता है? देखें जी, मेरा नज़रिया है कि आपका जो घर है वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करना, उसको
आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी Exactly. चाहिए। एक घर एक बड़ी प्राइवेट पर्सनल स्पेस होती है। सो आप मेरे घर आए तो आपको आते साथ एक नज़र आना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं कॉम्प्लेक्स इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ, मेरी पहचान मेरा घर भी है। सो कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको अपना घर सजाने का, बट कुछ बेसिक्स ज़रूर होते हैं। अब उन रूल्स को फॉलो करते हुए हर किसी की अपनी चॉइस भी होती है ना, जिसको आपने एग्जैक्टली देखना हर एक होता की अपनी चॉइस, जैसे मैंने कहा कि पर्सनालिटी है बिल्कुल। तो वो पर्सनालिटी आपकी चॉइसेस डिफाइन बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। सो मेरा जहाँ तक नज़रिया है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे खर्चें अपने घर को खूबसूरत बनाने के नॉर्मली लिए। यही लगता है कि बहुत महंगी चीजें लेंगे तो घर हमारा अच्छा लगेगा। ज़्यादा पैसे हो तो आसानी तो पैदा हो जाती है, इसमें तो कोई Exactly. शक नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे लगाएं। देखिए मेरा जो स्टाइल है या जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ वो ये है कि सिंप्लिसिटी जो है ना वो बहुत दूर तक चलती है। जितनी आप ढेरों ढेर चीज़ें ठोसते हैं अपने घर में, उतना उनका बैलेंस होना भी ख़राब हो जाता है। सो जितनी सिंपल चीज़ होएगी और अच्छी तरह से प्रेजेंट की जाएगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। सो उस हवाले से ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्बल के फ़र्श लगाए हों, बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंक्रीट का फ़र्श भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी स्पेस में बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस किन चीज़ों से आता है? वो आपकी लेआउट से आता है। ज़्यादा चीज़ें मेरे ख्याल में डालें तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मुख्तलिफ रंग आप डाल दें, उससे भी बैलेंस ख़राब होता है। सो बड़ा केयरफुली उसको मैनेज करना पड़ता है। लिमिटेड चीजें, हाँ, सिलेक्शन थोड़ी कम सिलेक्शन हो, सिंप्लिसिटी हो, सफाई हो। अब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपने बात की, अगर लिविंग रूम है आपका, लिविंग रूम मेरे नज़रिए में कंफर्ट के इर्द गिर्द ओरिएंट होना चाहिए उससे। सो आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं? क्या आपको शौक़ है आप टीवी देखते वक्त पैर मेज़ पे रखना चाहते हैं, या आप खुले डुले होके बैठते हैं? मतलब अक्सर ड्राइंग रूम में ज़रा बंदा फॉर्मल तरीके से बैठता है और अपने टीवी लाउंज में बंदा कैजुअल तरीके से बैठता है। सो वो आपकी कंफर्ट ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो आपकी इंटीरियर स्पेसेस ऐसी होनी चाहिए। अगर मुझे शौक़ है मैं पैर रखूं, तो आजकल ये भी हम ऑटोमन्स रख देते हैं कॉफ़ी टेबल के बजाय। सो कंफर्टेबली बच्चे भी उस पर लूट लेते हैं, बड़े आराम से सोफे पे बैठ के उस पर पैर भी रखते हैं। चाय आई तो ट्रे उसी के ऊपर रख दी जाती है और वो आपकी कंफर्ट जोन के साथ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक रंगों की बात है, वो भी वो तो एक पूरा एक सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर। ट्रेंड्स चलते हैं कलर्स में आजकल। फॉर इंस्टेंस ग्रे बहुत फैशन में है, कई लोगों को ग्रे पसंद नहीं आता। नॉर्मली ये होता है कि डार्कर स्पेसेस में जहाँ पे नेचुरल लाइट की कमी हो, हम ज़रा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करते हैं, हैप्पी कलर्स लाइक येलोज यूज़ करते हैं, तो उससे स्पेस बहुत रौनक आ जाती है, स्पेस में वो अलाइव हो जाती है। अगर रोशनी कम हो और आप ग्रेज और डार्कर कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्लूमी हो जाती है जगह। सो कुछ लोगों को ज़रा ग्लूमी जगह पसंद भी हैं। सो वो पर्सनैलिटी मेरे ख्याल में इंटीरियर में बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, रूम से ज़्यादा टाइम हम अपने लाउंज में स्पेंड करते हैं, बिल्कुल। सो उसका स्पेशियस होना और इसके साथ साथ आपकी सिटिंग कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसके लिए आपको सिलेक्शन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? लाइफस्टाइल का जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, हमेशा इंटीरियर डिज़ाइनर की अपनी क्लाइंट से बड़ी करीबी दोस्ती हो जाती है, बिकॉज़ आपको मेरे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है? क्या आप आके अब ट्रॉली टीवी लाउंज में आती है, वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, आप जाके डाइनिंग रूम में जाके खाना खाते हैं, यू नो। सो वो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। सो उस लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है कि एल शेप सोफ़ा हो, क्योंकि एल शेप जिसको हम सेक्शनल बोलते हैं, एल शेप सोफ़े में आप आराम से लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ज़्यादा लोग आगे स्क्वीज़ कर जाते हैं। सो दो सोफ़ों के बजाय अगर एल शेप पड़ा हो तो उसमें कंफर्ट ज़रा लाउंज के हवाले से ज़्यादा होती है, बिकॉज आराम से खुले डुले होकर उसमें लेट जाओ, ज़्यादा लोग बैठ जाएं। फिर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल से आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलती है।
सॉफ्ट कुशनिंग से आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलती है। फिर आपके सेहत भी आ जाती है इस चीज़ों में। जिन लोगों की को बैक इश्यूज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट फर्नीचर अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड फर्नीचर बेहतर होता है। सो आई मीन बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कोई भी एक इंटीरियर स्पेस बनाने में, बट द ईजिएस्ट रूल इज़ सिंप्लिसिटी। जितना आप सिंपल और इफेक्टिव चीज़ें रखेंगे उतनी ज़्यादा जान आएगी आपकी स्पेस में। लाइट कितनी मैटर करती है? अब अभी तो ट्रेंड चल रहा है आपकी सीलिंग में भी लाइट हो जाती है, इससे कभी ये चीज़ें नहीं थी। सो लाइट का आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो कितनी मैटर करती है? डिम होनी चाहिए, हार्ड लाइट होनी चाहिए? वंस अगेन ये भी आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों की ऑप्शन होनी चाहिए। कभी आपके मेहमान आए हैं, दावत है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो ज़रा ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, अक्सर गपशप मारनी है। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आराम से रिलैक्स होकर मूवी देख रहे हैं, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं चाहिए। सो मुझे तो लो लेवल ऑफ लाइटिंग बहुत पसंद है कि अगर आपने टीवी शीवी देखना है तो लैंप लाइट काफ़ी होती है। लेकिन अगर कोई दावत है और बहुत सारे लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं और सारे तैयार होके आए हैं, तो फिर ज़रा ज़्यादा रोशनी अच्छी लगती है। सो दोनों की ऑप्शन होनी चाहिए। आपने सीलिंग्स की बात की, अब सीलिंग्स अक्सर होती हैं आजकल, लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है रुझान कि वो लोग समझते हैं कि सिर्फ सीलिंग ही है कमरे में, इतना ढेरों ढेर डिज़ाइनिंग हो जाती है सीलिंग में कि उससे नज़र ही नहीं उतरती। बिल्कुल ऐसे ही है। अंडरस्टेटेड सीलिंग्स हमेशा इफेक्टिव और बेहतर रहती हैं। सिंपल सीलिंग हो, उसमें ठीक है आपकी लाइटिंग कॉन्डुइट्स हों कि जो नज़र ना आए बत्ती लेकिन रोशनी आ रही हो, वो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग इतने डिज़ाइन मार देते हैं ना सीलिंग में, वो मेरी समझ में तो नहीं आता। सो सिंप्लिसिटी मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ है इंटीरियर्स में। फिर आप उसको जितना अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो आप ज़रूर करें, लेकिन विद अ सेंस ऑफ बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, बेडरूम में आपने आराम करना है जी, और वो कंफर्ट जोन आपका है, सो वो आरामदेह होना भी चाहिए। उसके लिए आपके सजेशंस क्या क्या होंगे? देखें, बेडरूम में अगर आपने कोई भी फीचर क्रिएट करना है ना, तो मेरा यही मशवरा है कि आप अपने बेड के पिछली वॉल पे करें। ठीक है। क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फीचर को अगर आप हर वक्त देख रहे हो तो आप तंग पड़ जाते हो, ठीक है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। सो अक्सर होता है कि लोगों ने टीवी लगाया होता है बेड के सामने, और सो आपने टीवी शीवी देखना होता है। कई लोग टीवी देखते हैं सोने से पहले या कुछ इस तरह की चीज़। सो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो आपकी बैक वॉल पे होने चाहिए, ताकि आप हर वक्त उसे स्टेयर ना करो। आप कमरे में एंटर करो तो कमरे में जान भी नज़र आनी चाहिए, रौनक भी नज़र आनी चाहिए। लेकिन वो रौनक अगर आप हर वक्त देखेंगे ना, आप बड़ी जल्दी उससे तंग पड़ जाएंगे, फिर आपका दिल करेगा इसको चेंज करो। सो इफ़ेक्ट जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं एस्थेटिकली, वो आपकी पिछली वॉल पे, बिकॉज जब आप लेटते हैं तो वो आपको दीवार नहीं दिखती, आप आगे देख रहे होते हो। और आपका बेड बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके पिलो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और आपके पास जो भी आपकी विंडो ड्रेसिंग है उसमें ये ब्लैकआउट की बहुत प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। मतलब पर्दे ऐसे हों कि उसमें से रोशनी ना आए, बिकॉज कई लोग डिस्टर्ब होते हैं, सुबह अजानों के वक्त रोशनी आती है तो उठ जाते हैं। चलो नमाज़ पढ़ के अक्सर लोगों को शौक़ होता है दोबारा सोने का, लेकिन वो फिर नींद नहीं आती अगर रोशन हो कम। बिल्कुल। सो आपकी दो चीज़ें जो कंफर्ट ऑफ योर बेड, प्लेसमेंट ऑफ टेलीविज़न, प्लेसमेंट ऑफ एनी फीचर वॉल, और ये कि आपकी विंडो जब पर्दे बंद हों तो अंधेरा होना चाहिए। क्या आपके बेडरूम को भी आपको उसी तरह से डेकोर करना है जिस तरह आपका सिटिंग एरिया, ये ड्राइंग रूम होता है, कि आप ढेर सारे डेकोरेशन पीस रख रहे हैं, साइड टेबल पे लैंप रख लिए इनाफ है, या उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रखनी हैं? सो बहुत सारे लोग इसे भी प्रेफर करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, जगह खाली होनी चाहिए। वेल, इफ़ यू टू आस्क मी, मुझे तो पसंद है कि अक्सर कि मैं तो साइड टेबल लैंप भी नहीं रखता, क्योंकि मुझे मेरा दिल होता है कि मेरे बेड साइड पे मेरी कोई एक आधी दवाई पड़ी हो, मेरी वो फ्लास्क पानी की पड़ी हो, यू नो। सो वो मुझे फ्री बेड साइड स्पेस ज़्यादा पसंद है। उसका सोल्यूशन ये है कि ऑब्वियसली आपको लाइट भी चाहिए, कभी आपने रात को किताब भी पढ़नी है, सो हैंगिंग लाइट। सो बेड की साइडों में बजाय बेड साइड लैंप्स रखने के, अगर आप लाइट लटका देते हैं, छोटे हैंगिंग लाइट्स लगा देते हैं, तो उससे आपकी रोशनी का मसला भी हल हो जाता है और आपका बेड साइड टेबल भी फ्री हो जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ड्राइंग रूम की तरफ आ जाएं, बहुत सारे गेस्ट आके वहीं बैठते हैं, तो उसको आपने किस तरह से देखना है?
अच्छा, अब ड्राइंग रूम का हमारे कल्चर में तो बहुत रिवाज है। बिल्कुल। मेरे नज़दीक वो सबसे बेकार कमरा है घर का बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसे भी हम वहाँ खर्चते हैं, सबसे महंगी महंगी चीज़ें वहाँ से जाते हैं। हाँ। और ईद के ईद खोलते हैं उसे बाकी वो पड़ा ही रहता है। हाँ। बस उसकी सफाइयों में हम लगे रहते हैं, सबसे महंगे क्रिस्टल फलाना ये वो हम उठा के ड्राइंग रूम में रख देते हैं। मैं बिलीव करता हूँ इंजॉय करें अपनी लाइफ को। हाँ। जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं वो रोज़ाना इस्तेमाल करें। मैं तो बिलीवर ही नहीं हूँ। खैर हमारे कल्चर में है क्योंकि पर्दा भी है, ड्राइंग रूम में अक्सर होता है कि ख़वातीन जो हैं और टीवी लाउंज में इकट्ठी हो जाती हैं, मर्द हजरात जो है वो ड्राइंग रूम में, जिसको अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो बैठक कहा जाता है। सही। सो उस सेंस में इट वर्क्स, बट आई फील के ड्राइंग रूम शुड बी अ कंफर्टेबल प्लेस। मेरा तो नज़रिया है कि ज़्यादा बड़ा लाउंज हो, ड्राइंग रूम हो ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने, वो फिर उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत ही ऐसा सच नहीं है। जिसको कमरे को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना तो सबसे ज़्यादा खर्चा उस पर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, वो जगह जो आपकी इस्तेमाल हो रही है आप उसको सजाएं, उसको बनाएं, उधर खर्चा करें, समझ भी आती है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि आपको देखें, आपकी इन्वायरमेंट से आप मिलती है, ठीक है ना। सो आपको हमेशा इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो। आप वहाँ पे जाएं तो आप रिलैक्स फील करें, आपकी वो कंफर्ट जोन हो। कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग अपनी गाड़ियों पे बहुत पैसे लगाते हैं, अपने कपड़ों पे लगाते हैं, लेकिन अपनी इंटीरियर स्पेसेस पे नहीं लगाते। इंटीरियर स्पेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने एग्जिस्ट करना है। सो अगर उसको आप खुशहाल बनाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में वो खुशहाली रिफ्लेक्ट होगी। नो डाउट, वो चीज़ें आपके जिस तरह का आपका घर होगा, आपके मूड से वो चीज़ें नज़र आएंगी, आपकी पर्सनालिटी से वो चीज़ें नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। तो आज का मौसम कैसा रहेगा, लाहौरियों का संडे कैसा रहने वाला है, टुडेज वेदर देखेंगे। कोमल ने हमें ज्वाइन किया है, आज के मौसम के बारे में बता रही हैं। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों के दरमियान खूबसूरत जो है वहाँ की चली का सिलसिला भी जारी है। शहर लाहौर के बाद से आज खुशबू नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 10% बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। और जैसे हम के महसूस कर रहे थे, कल इस वक्त इतनी घुटन और इतनी हब्स थी, जबकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। सूरज मौजूद है लेकिन सूरज की किरणों में उस तरह से तपिश महसूस नहीं की जा रही। परिंदे भी चहचहा रहे हैं, वहीं शहर लाहौर के बासी भी काफ़ी मुस्कुराहटते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन आज लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक दफ़ा फिर से चौथे नंबर पर देखा जा रहा है। AQI जो है वो 97 रिकॉर्ड की गई है। और लाहौर के बासियों को बार बार एहतियात बरतने के हवाले से इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाहौर के बासी जब अपनी एहतियात करेंगे तभी लाहौर में बदलते हुए मौसम के मुख्तलिफ मिजाज को एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू कोमल, आपने हमें बताया जी। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।